हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज 17 मई है और आज के करंट अफेयर में किन किन टॉपिक पे हमको डिटेल में जानना है, या फिर कह ले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो आने वाले जो आपके 15 से 20 मिनट हैं वो आपके एग्जाम के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। व्यक्ति विशेष में हम बात करेंगे सुनील छेत्री जी के बारे में। ये फुटबॉल के एक महान खिलाड़ी हैं और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है और ये हमारा एग्जामिनेशन हॉल में मिसलेनियस का पार्ट कवर करेगा। तो सुनील छेत्री जी से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको हम आज यहाँ पे डिटेल में रिवीजन करेंगे। कादर आदिवासी के बारे में बात करेंगे कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये आपका ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा। कांवर झील के बारे में बात करेंगे कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, ये आपका एनवायरमेंट का पोर्शन कवर करने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुलावा मिसाइल के बारे में। बुलावा मिसाइल आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर करेगा और साथ ही इससे संबंधित जिस प्रकार से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड एक्वेटिक्स के बारे में। वर्ल्ड एक्वेटिक्स क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये आपका मिसलेनियस का टॉपिक कवर करेगा। फिर हम बात करेंगे न्यू कैलेडोनिया के बारे में। न्यू कैलेडोनिया एक जो है द्वीपीय देश है, यहाँ पे आपातकाल लगाया गया है। आपातकाल लगाया गया है तो आपको इसकी जो है स्थिति जाननी चाहिए। इसकी हम मैपिंग करेंगे कि ये कहाँ पे पड़ता है और ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। फिर हम बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2024, आंतरिक विस्थापन 2024 नामक वैश्विक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ग्रिड बोलते हैं। और ये देखिए रिपोर्ट से भी लगातार एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो ये हमारा मिसलेनियस का पार्ट कवर करेगा और ये आपका मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत यूजफुल होने वाला है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जैसे हम प्रतिदिन करते हैं कि हम वन लाइनर से शुरुआत करते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर कल के दिन बने थे उसको हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यानी कि 5 जून को प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान, प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर का आरंभ किया जा रहा है। ये एक अभियान है, ये आपको ध्यान रखना होगा, प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर। अब ये अभियान किया पे कहां जा रहा है, ये 7 राज्यों जो कि आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली गंगा और उसकी सहायक 15 नदियों के किनारों पर स्थित 63 स्थानों या फिर कह लें जैसे जिले जो आते हैं उसमें 16 से 20 मई तक प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर अभियान चलाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये अभियान जो है उत्तर प्रदेश में भी चलाया जाएगा। अब ये किसके लिए चलाया जाएगा, ये गंगा और उसकी 15 सहायक नदियों के लिए चलाया जाएगा। तो आपको करना क्या है, आज जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों का रिवीजन कर लीजिए आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि गंगा बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फोन पे यूपीआई ने श्रीलंका के लंकापे के साथ साझेदारी की। लंकापे क्या है, जैसे भारत का फोन पे यूपीआई है वैसे श्रीलंका का लंकापे यूपीआई है। तो अब अगर कोई भी व्यक्ति श्रीलंका पे मतलब कि वहां जाता है श्रीलंका में और उसको यूपीआई करना है तो लंकापे क्यूआर कोड जहां पे भी होगा वो उससे फोन पे कर सकता है। तो ये जो है आपके लिए मतलब कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय वायुसेना ने पहली बार आगरा में भीष्म नाम के पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब्स का सफल परीक्षण किया है। क्यूब्स के बारे में हमने जो है शायद जनवरी या दिसंबर में भी बात किया था कि ये एक पोर्टेबल जो है भीष्म जो है पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन कहां पे किया गया था, गुरुग्राम में किया गया था। तो अब इसका सफल परीक्षण जो है वायुसेना द्वारा आगरा में किया गया है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय सेना मई के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में रूसी इग्ला एस जो कि रूस से है, ठीक है, ये जो है बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों का एक सेट है। ये जो है भारतीय सेना को मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे इसकी वायु रक्षा आवश्यकताओं में से महत्वपूर्ण कमी भी भर जाएगी। बता दें कि ये हाथ से पकड़े जाने वाली रक्षा प्रणाली है जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में जो है इसे काउंट किया जाता है, जिसे किसी व्यक्ति या चालक दल द्वारा संचालित किया जा सकता है। तो इग्ला एस जो है भारतीय सेना किससे प्राप्त कर रही है, रूस से प्राप्त कर रही है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हाल ही में ओपन एआई ने GPT-4o जहां ओ जो है ये ओमनी को डिफाइन करता है, नाम से अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है। इसे अब तक सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली
एआई मॉडल बताया जा रहा है। यह उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट, ऑडियो, छवि के किसी भी संयोजन को इनपुट करने तथा समान प्रारूपों में प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे यह एक मल्टी मॉडल एआई प्रारूप बन जाता है। तो GPT-4o ये जो है एक एलएलएम है, किसका है? ये ओपन एआई का है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं हम डिटेल में सुनील छेत्री जी के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही चर्चित व्यक्ति बन जाएंगे। ये क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है और ये 6 जून 2024 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के विरुद्ध भारत के मैच के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। अब कुछ फैक्ट हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। सुनील छेत्री भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के वर्तमान कप्तान हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का जो उपनाम है वो है ब्लू टाइगर्स। उन्होंने 2000 में मोहन बगान क्लब के साथ अपनी पेशेवर कैरियर की शुरुआत की थी। सुनील छेत्री ने वर्ष 2005 में भारत के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच पाकिस्तान के विरुद्ध खेला था और उसी मैच में भारत की वरिष्ठ राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की तरफ से खेलते हुए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय गोल भी किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। बता दें कि वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय मैचों में सुनील छेत्री जो है वो तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। देखिए, वैसे भी भारत में जो है अगर कोई एक चीज ट्रेंड में आ जाती है तो लोग उसी के पीछे पागल हो जाते हैं। जैसे खेलों की बात करें तो क्रिकेट के पीछे भारत में आपको जितना फेम नेम मिल जाएगा उतना किसी और खेल के प्रति नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि सुनील छेत्री जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा गोल, मतलब कि तीसरे नंबर पे आते हैं 94। उनके पहले केवल 2 व्यक्ति हैं, एक रोनाल्डो 128 गोल किए हैं, एक लियोन मेसी 106 गोल किए हैं और उसके बाद सुनील छेत्री का नाम आता है। उसके बावजूद भी भारत में फुटबॉल को उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई जितनी प्राथमिकता जो है ये आपको क्रिकेट में मिलती है। बता दें कि सुनील छेत्री अपने देश के लिए 150 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें खिलाड़ी हैं और उनका 150वां अंतरराष्ट्रीय मैच जो है वो अफगानिस्तान के विरुद्ध था। सुनील छेत्री को 7 बार अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया है। उन्हें 2013 में भारत के दूसरे सबसे बड़े खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 2021 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है और वर्ष 2019 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं सुनील छेत्री जी को, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही बता दें कि वर्ष 2022 में फीफा ने सुनील छेत्री पर कैप्टन फैंटास्टिक नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाकर उन्हें सम्मानित किया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप में। ये आप लोग सुनील छेत्री से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि अब आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की जो है कादर आदिवासी ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये आपका ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा। तो न्यूज ये है कि हाल ही में तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व में एक हाथी के हमले में कादर आदिवासी की मौत से स्वदेशी समुदाय और संरक्षणवादियों को सदमे में डाल दिया है, क्योंकि कादर सदियों से जंगली हाथियों के साथ सह अस्तित्व में रहने के लिए जाने जाते हैं। यानी कि ये एक कादर आदिवासी एक ऐसा आदिवासी समूह है जो कि हाथियों के साथ जो है वो बहुत ही मतलब कि अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। और अभी हाल ही में आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में आता है, वहां पे एक जंगली हाथी जो है कादर आदिवासी को मार देता है। तो इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। बता दें कि कादर दक्षिण भारत में एक छोटा स्वदेशी आदिवासी समुदाय है जो कि केरल के कोचीन और तमिलनाडु के कोयम्बटूर के बीच जो पहाड़ी सीमा है वहां पे ये रहते हैं। ये तमिल और कन्नड़ की द्रविड़ भाषा बोलते हैं। ये केरल में विशेष कमजोर जनजाति समूह यानी कि पीवीटीजी के रूप में सूचीबद्ध है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, अब जब यहाँ पे पीवीटीजी की बात आ रही है तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि किस राज्य में भारत में सर्वाधिक पीवीटीजी जो है पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की जो है हमारा कांवर झील। कांवर झील न्यूज में क्यों बना हुआ था? ये न्यूज में इसलिए बना हुआ था क्योंकि ये बिहार की एकमात्र रामसर साइट है। कांवर झील को अस्तित्व की चुनौती का सामना करना पड़ा है, यानी कि ये सूख गई है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी चुनावी रैली का ये जो है हिस्सा नहीं बन पा रही है। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जो है मतलब कि कोई भी पार्टी जो है कांवर झील का जिक्र कर ही नहीं रहा है। रामसर साइट है
भाई कांवर झील बिहार की वो सूख रही है, जिससे कई लोगों की जो है आजीविकाएं चलती होंगी। वहां पे जो है कई प्रकार के जो है आपके क्या बोलते हैं जलीय जंतु रहते होंगे। तो अब चूंकि वो सूख रही है, लेकिन तब भी ये चुनावी मुद्दा नहीं बन पा रही है, इसीलिए कल न्यूज में आ रही थी। तो बता दें कि 1986 में राज्य सरकार ने इसे संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया था। बाद में केंद्र सरकार ने पक्षियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए इसे अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया। इसे कबरताल झील के नाम से भी जाना जाता है, जो एक वर्षा आधारित झील है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की आक्सबो झील है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि आक्सबो झील क्या होता है। तो बता दें कि आक्सबो झील एक घुमावदार झील होता है, जो समय के साथ कटाव और तलछट के जमाव के परिणाम स्वरूप एक घुमावदार नदी के किनारे बनता है। आक्सबो झील आमतौर पर अर्धचंद्राकार होती है और नदियों के पास बाढ़ के मैदानों और निचले इलाकों में यहाँ पे आम विशेषताएं पाई जाती हैं। तो 2-3 फैक्ट हैं वो आपको ध्यान रखना होगा कि कांवर झील, एक तो इसकी स्थिति कहाँ पे है, ये बिहार में पड़ता है। इसे कबरताल नाम से भी जाना जाता है और ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की आक्सबो झील है। ये आप सारे फैक्ट हैं, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम बुलावा मिसाइल के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और ये आपका साइंस का पोर्शन कवर करने वाला है। रूसी राष्ट्रपति ने रूसी सैन्य शस्त्रागार में बुलावा नामक एक नई परमाणु सक्षम मिसाइल को शामिल करने का आदेश दिया है। तो ये किस देश से संबंधित है? ये रूस से संबंधित है। साथ ही आज आपने एक चीज और पढ़ी है, वो है इग्ला एस। इग्ला एस के बारे में आपने देखा, ये भी जो है रूस से संबंधित है। ये 2 चीज है आज के करंट अफेयर में, ये आप ध्यान रखेंगे। RSM-56 बुलावा एक रूसी पनडुब्बी प्रक्षेपित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। बुलावा रूस की भविष्य की रणनीति परमाणु शक्ति के मुख्य घटक का प्रतिनिधित्व करता है। मिसाइल के आरवीज यानी री एंट्री व्हीकल उड़ान के दौरान युद्धाभ्यास करने और दुश्मन के किसी भी बचाव को मात देने में ये आपका बुलावा मिसाइल जो है ये सक्षम है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि है आपका ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2024। तो अभी हाल ही में जारी आंतरिक विस्थापन 2024 पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या पिछले वर्ष 71.1 मिलियन से बढ़कर 75.9 मिलियन हो गई है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर जो है विस्थापन से संबंधित कोई निबंध आता है या फिर कोई मेंस में कोई क्वेश्चन आता है, तो ऐसे फैक्ट डालेंगे तो आपका आंसर राइटिंग रिच होता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 7.7 मिलियन लोग आपदाओं के कारण विस्थापित हुए हैं और इनमें से 1/4 भूकंप के कारण हुए हैं। 68.3 मिलियन लोग संघर्ष और हिंसा के कारण विश्व में विस्थापित हुए हैं। 1 मिलियन के साथ सूडान में किसी भी एक देश के मुकाबले सबसे अधिक इंटरनल डिस्प्लेसमेंट पीपल जो है दर्ज किया गया है, यानी कि वहां पे सूडान में 1 मिलियन के साथ जो है सूडान जो है शीर्ष स्तर पर है आंतरिक विस्थापन में। आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष और हिंसा के कारण वर्ष 2023 में दक्षिण एशिया में 69,000 विस्थापन हुए हैं, जिनमें से 67,000 विस्थापन अकेले भारत के मणिपुर हिंसा के कारण हुए हैं। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के मध्य जाति हिंसा हो रही थी, तो वहां पे अकेले जो है 67,000 विस्थापन हुए हैं, जो कि दक्षिण एशिया में शीर्ष पे है। इसे वर्ष 2018 के बाद भारत में संघर्ष और हिंसा के कारण होने वाले विस्थापन की सबसे अधिक संख्या बताया जा रहा है। अब जब बात यहाँ पे ग्रिड 2024 की हो रही है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जारी कौन करता है। तो ये जो है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। अब इसके बारे में बात कर लें। यह आंतरिक विस्थापन पर जानकारी और विश्लेषण का एक प्रमुख स्रोत है। इसकी स्थापना 1998 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अनुरोध पर की गई थी। यह नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद का एक हिस्सा है, जो एक स्वतंत्र गैर सरकारी मानवीय संगठन है। IDMCs का ग्रिड आंतरिक विस्थापन पर डेटा और विश्लेषण का एक आधिकारिक स्रोत है, या फिर कह ले भंडार है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, जो है हमारा वर्ल्ड एक्वेटिक्स। ये हमारा जो है मिसलेनियस का पार्ट कवर करेगा। अब ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, तो न्यूज ये है कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने भूटान में 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहली बार प्रतियोगी स्विमिंग पूल जो है इसका उद्घाटन किया है, जो क्षेत्र में जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूल फॉर ऑल प्रोग्राम का एक
हिस्सा है। अब बता दें कि वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है ये, जिसे फीना के नाम से जाना जाता था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जल खेलों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। और वर्ल्ड एक्वेटिक्स वर्तमान में 6 जलीय विज्ञान खेलों के लिए प्रतियोगिता की देखरेख करता है। अब ये 6 खेल कौन कौन से हैं? तैराकी है, गोताखोरी है, हाई डाइविंग है, कलात्मक तैराकी है, वाटर पोलो है और खुले पानी में तैराकी है। ये 6 जलीय खेल हैं जिसकी जो है मॉनिटरिंग वर्ल्ड एक्वेटिक्स करता है। यह लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसका मुख्यालय, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यू कैलेडोनिया के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा। तो न्यूज ये है, एक तो आपको पहले ये जानना है कि न्यू कैलेडोनिया जो है ये फ्रांस शासित एक द्वीपीय देश है। तो फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया के फ्रांसीसी प्रशांत क्षेत्र में कम से कम 12 दिनों के लिए आपातकाल लगाया है, जहां स्वदेशी लोग लंबे समय से स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। बता दें कि न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का एक विशेष समूह और दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में मालेनेशिया का एक हिस्सा है। इसकी राजधानी नोमिया है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण और मकर रेखा के उत्तर में स्थित है और भौगोलिक रूप से पृथ्वी के दक्षिणी और पूर्वी दोनों गोलार्धों में स्थित है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये इक्वेटर और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ठीक ऊपर जो है ये आपका न्यू कैलेडोनिया है, ठीक है, जो कि आपका जो है मेलेनेशिया से आता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इधर के जितने भी द्वीप हैं, मैं कई बार कहता हूं, जैसे सोलोमन आइलैंड, अभी ये भी जो है न्यूज में बना हुआ था, पापुआ न्यू गिनी ये भी न्यूज में बना हुआ था, वानातू, फिजी, समोआ, किरबाती, ये सब जो कंट्री हैं, टोंगा, ये सारे जो कंट्री हैं ये फिपिक में भी आते हैं। फिपिक जो है वो भारत का लुक एक्ट ईस्ट जो है नीति के तहत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। 14 देश इसमें आते हैं, जिसमें ये छोटे छोटे द्वीप आते हैं जहां पे भारत जो है आर्थिक रूप से मदद भी करता है। तो इनका क्रम जो है ये आप नॉर्थ से साउथ ये आप याद रखे रहिएगा, जहां कहीं भी आप पढ़ते होंगे इनका क्रम लगा के अपने दीवार पे जरूर इसको चस्पा कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है और न्यूजीलैंड के उत्तर में, और फिजी और वानातू के पश्चिम में स्थित है। ये आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इसके नॉर्थ साइड में ये न्यू कैलेडोनिया है और ये न्यूजीलैंड है, इसके जो है सॉरी ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है और आपका न्यूजीलैंड के नॉर्थ साइड में न्यू कैलेडोनिया जो है इसकी स्थिति दर्शाई जा रही है। तो यहाँ पे आपने मैप में भी न्यू कैलेडोनिया के बारे में देख लिया। अब ये मेलेनेशिया का पार्ट है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वही मैं कह रहा था कि जैसे माइक्रोनेशिया हो गया, पोलिनेशिया हो गया, मलेनेशिया हो गया, तो इनके जो छोटे छोटे द्वीप हैं जैसे तुवालू है, किरबाती है, मार्शल आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड है, तो ये सारे द्वीप जो है वानातू, फिजी, टोंगा, इनका क्रम आप जो है उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम लगा के जो है अपने दीवार पे कहीं पे चस्पा कर लीजिए। किसी भी समय किसी भी एग्जाम में ये जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है भारत द्वारा फिपिक जो ग्रुप है उसमें जो 14 कंट्री हैं, द्वीपीय देश हैं, उसमें ये सारे के सारे शामिल हैं और इनका क्रम पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो ये तो रहा दोस्तों 17 मई का करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो अगर ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर किया करिए। अच्छा, कुछ लोगों के मन में एक डाउट रहता हुआ कि यार इस चैनल पे हम टिके क्यों रहे। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मेरा पहला ही मानना है कि अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनानी होगी। और आपने देखा होगा कि इस चैनल पे उस टाइप के वीडियो नहीं आते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है, या फिर हम कैसे 100 में 100 नंबर प्राप्त करें, या फिर हम कम समय में कैसे सारी चीजें रिवीजन कर लें। क्योंकि देखिए वो देखने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन उसको जो है जमीन पे उतारने में, अगर मैं आपको वास्तव में बता दूं कि अगर आपको फ्री में भी नोट्स मिल जाएगा तब भी आप नहीं पढ़ने वाले हैं, या फिर अगर आपको कोई 1 रुपए में भी नोट्स दे दे तब भी आप नहीं पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूं, केवल करंट अफेयर पे फोकस मेरा रहता है और करंट अफेयर से रिलेट करके स्टैटिक पोर्शन पे जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं उसको मैं आप लोग को बता देता हूं। आप लोग को उस पे नोट्स बनाना चाहिए और वहीं से क्वेश्चन जनरेट होंगे। अभी आजकल जो ट्रेंड बदला है उसमें आप 70 से 75% क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो करंट अफेयर से ही आ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी हो, मतलब पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब तो ऐसे टॉपिक हैं। देखिए साइंस का क्या है कि साइंस का आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लीजिए और साथ ही जो करंट में लगातार
लगातार न्यूज में बना हुआ है उसको आप देख लेंगे तो साइंस में आप 100% कर ले जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉलिटी के साथ भी वही है, पॉलिटी में भी आप देखेंगे कि जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं 90% क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से रिलेट करके आ रहे हैं। उसी प्रकार से ज्योग्राफी तो आप समझ लीजिए कि 90 से 95% क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से रिलेट करके आते हैं। इसीलिए मैं एक करंट अफेयर जो है बनाता हूं और उसमें बता देता हूं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए और वो कौन सा सेक्शन जो है आपका कवर करेगा। लेकिन जैसे ही एग्जाम में पास आएगा तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो कि आपके समान अध्ययन से रिलेटेड होंगे, उसको हम लोग कवर करेंगे। और एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा ये जैसे होते हैं ना कि फालतू के टाइप के वीडियो, ये सारी चीजें जो है आपको इस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाली हैं। जो आयोग निकाल देगा उसी तिथि को हम मानेंगे, ठीक है। बाकी चीजें हैं, इंटरनल न्यूज रहती है, किसी की सही हो जाती है, किसी की गलत हो जाती है। अगर जैसे मैंने कुछ बता दिया मेरी गलत हो गई तो आप लोग ही हैं जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि आप तो फर्जी बातें करते हैं। तो इसीलिए इन सारी चीजों से हम थोड़ी सी दूरी बनाए रहते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। और हाँ, अगर ये सेशन इंपॉर्टेंट लगा हो तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। चलिए तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।